उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने बिजली विभाग के अधिकारियों के आवास की बिजली काट दी, जिससे हड़कंप मच गया। रुड़की के छपरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती का बिजली कटौती को लेकर गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के परिसरों की बिजली लाइन खुद खंबे पर चढ़कर काट दी। इस दौरान विधायक लाइनमैन की तरह पीछे प्लास लगाए नजर आए। बताया जा रहा है कि देहात क्षेत्रों में सुबह सुबह बार बार बिजली गुल होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसे लेकर विधायक वीरेंद्र जाती ने पूर्व में बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर व्यवस्था सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया था। तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। सुबह सुबह बिजली आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है, या लोगों को गर्म पानी चाहिए, या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो भाई बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले किसान रोशन सदाशिव कुडे की किडनी बिकवाने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। किडनी बेचने के मामले में चंद्रपुर में पुलिस ने ब्रह्मपुरी थाने में केस दर्ज किया। पुलिस ने यह केस उगाही, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में दर्ज किया था। अब इस मामले में 6 साहूकारों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी चंद्रपुर के मुताबिक किडनी बेचने के आरोपों की अलग से जांच की जा रही है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि किसान ने अपनी किडनी कर्ज चुकाने के लिए ही बेची या कोई और बात है। इसके अलावा यह भी जांच के दायरे में है कि आखिर कंबोडिया जाकर किडनी क्यों बेची गई। आरोप है कि एक साहूकार ने उसे लोन का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए किडनी बेचने का सुझाव दिया। इसके बाद एक एजेंट उसे कोलकाता ले गया, जहां मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद कंबोडिया ले जाकर सर्जरी के बाद उसकी किडनी निकाली गई। रोशन ने यह किडनी 8 लाख रुपए में बेची। जानकारी के मुताबिक रोशन ने 2021 में 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए उधार लिए थे। साहूकारों ने बाद में दावा किया कि ब्याज के साथ ये रकम बढ़कर लाखों रुपए हो गई। आरोप है कि इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए साहूकारों ने किसान को किडनी बेचने के लिए मजबूर किया। भोपाल में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अयोध्या बाईपास चौड़ीकरण परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर अयोध्या बाईपास पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही इसका विरोध भी हो रहा है। ये शहर काफी हरा भरा है, यहाँ की सुंदरता हरे भरे पौधों से है, पेड़ों से है, मगर NHAI का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत तकरीबन 8000 पेड़ काटने होंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से पेड़ों की कटाई लगातार चल रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक नहीं बल्कि हजारों पेड़ इसी तरह से काटे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं एक के बाद एक तस्वीरें जब इन पेड़ों की कटाई चल रही है। और ये पेड़, इसकी उम्र आप देख लें, तकरीबन 40-50 वर्षों की इस पेड़ की उम्र रही होगी। और जितने पेड़ अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी छाया दिखाई दे रही है आपको, मगर दूसरी तरफ NHAI का जो प्रोजेक्ट है, अब इस पूरे मामले को भी आपको समझा देते हैं। दरअसल 10,000 पेड़ों की कटाई होना थी, उसके बाद 7,871 पेड़ों तक ये मामला पहुंचा। और देखिए इस पेड़ की उम्र तकरीबन 40 से 50 वर्ष की उम्र होती है एक इस पेड़ की, और तब जाकर वो इतनी ऑक्सीजन दे पाता है। अब इसके एवज में 10 पौधे लगाए जाएंगे। देश में बढ़ती साइबर ठगी के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दूरसंचार विभाग ने सिर्फ 6 महीने में करीब 660 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकी है। ये उपलब्धि 22 मई 2025 से दूरसंचार विभाग के FRI यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के रोल आउट के बाद दर्ज की गई है। विभाग के मुताबिक इस सफलता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सक्रिय भूमिका रही। इसी सहयोग के चलते अब तक 1000 से अधिक बैंक, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को अपनाकर संदिग्ध लेन देन पर कार्रवाई कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने इसके प्रभावी इस्तेमाल के लिए अब तक 16 जागरूकता और ट्रेनिंग सत्र भी आयोजित किए हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार संचार साथी प्लेटफॉर्म अब देश का सबसे बड़ा क्राउडसोर्स्ड साइबर इंटेलिजेंस टूल बन चुका है। नागरिकों की ओर से दी गई जानकारियों से ही FRI को लगातार इनपुट मिल रहा है। दूरसंचार विभाग ने सतर्क नागरिकों और साइबर वॉरियर्स की भूमिका की सराहना की है, जो संचार सारथी के जरिए संदिग्ध कॉल और SMS की रिपोर्ट कर रहे हैं।
अपने नाम पर फर्जी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने राजस्थान से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो क्यूआर कोड में बदलाव करके साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर ठगी के अलग अलग तरीके और मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की साइबर सेल ने राजस्थान में एक ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है जो क्यूआर कोड से छेड़छाड़ कर साइबर ठगी करता था। जी हां, वही क्यूआर कोड जिसके जरिए आप पैसों का लेन देन करते हैं। इतना ही नहीं, अभियुक्त के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिसमें 100 से ज्यादा एडिट किए हुए क्यूआर कोड मौजूद थे। साथ ही कई अहम डिजिटल सबूत भी गिरफ्तार अभियुक्त के फोन से बरामद हुई हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में ठगी की पूरी रकम अभियुक्त के बैंक खाते में ट्रेस कर ली गई है। दरअसल चांदनी चौक में एक दुकान पर शिकायतकर्ता ने पेमेंट की थी, लेकिन पेमेंट दुकानदार तक नहीं पहुंची, जिसके बाद मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस की साइबर सेल से की गई और पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें सामने आया कि शिकायतकर्ता ने जो पेमेंट की है वो दुकानदार की जगह किसी और के खाते में चली गई है जो राजस्थान का है। पुलिस ने अभियुक्त की पहचान कर उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने गए ओडिशा के 18 युवा खिलाड़ियों के साथ बेहद शर्मनाक और अमानवीय व्यवहार की खबर मिली। रिपोर्ट देखिए। ओडिशा से शर्मनाक मामला सामने आया है जिसने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने गए ओडिशा के 18 युवा पहलवानों को कथित तौर पर बेहद अमानवीय परिस्थितियों में ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी। आरोप है कि राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण इन खिलाड़ियों को बिना कंफर्म टिकट के सामान्य डिब्बों में टॉयलेट के पास सफर करना पड़ा। इस दल में 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थीं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने भेजा गया था। लेकिन सम्मान और सुविधा देने के बजाय खिलाड़ियों को टॉयलेट के पास सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोपों के मुताबिक भीड़ भाड़ के कारण कई खिलाड़ियों को ट्रेन के शौचालय के पास बैठकर लंबी दूरी तय करनी पड़ी। सर्दी के मौसम में इस तरह का सफर न सिर्फ शारीरिक रूप से काफी मुश्किल था, बल्कि उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन गया। बताया जा रहा है कि ये स्थिति केवल जाने के दौरान ही नहीं बल्कि वापसी के समय भी बनी रही।